हेलो एवरीवन, बायोकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉपुलेशन डायनामिक्स, जो कि हमारी इकोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर 6 रहने वाला है। जो लोग हमारे साथ नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस तरह की और भी सीरीज़ हमारे बायोकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे रन हो रही हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो उनको भी अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है, जो भी बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, बायोकेशन एकेडमी आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आप हमारे साथ जुड़ के फ्री में सभी बैचेस को अवेल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। करना आपको क्या है, या तो आप गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल लिख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ करके हमें मैसेज या हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको एज अ बीपीएल स्टूडेंट एनरोल करना है बैच में, आपको करना ये है कि आपके पास बस एक बीपीएल का एक प्रूफ होना चाहिए। जैसे ही हमें प्रूफ मिलेगा हम उसे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आप जो भी बैच चाहें वो फ्री में अवेल कर सकते हैं, फ्री में हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन है जिसे इसकी काफ़ी ज़रूरत है और वो इस मौके का अच्छा फ़ायदा उठा सकता है, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जिसका नाम है पॉपुलेशन डायनामिक्स। कैसे ही एक पॉपुलेशन में भिन्न भिन्न लोग पाए जाते हैं, इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहां पे फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास कौन सा दिया है, डेंडलियन के बारे में। ये कह रहा है द विंड ब्लोन सीड्स ऑफ द डेंडलियन कैन डिस्पर्स लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, कि एक डेंडलियन के जो सीड्स होते हैं वो विंड की वजह से बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक होती है इसकी डिस्पर्सिंग स्टेज और दूसरी होती है इसकी सेडिमेंट्री स्टेज, जहां पे ये ग्रो कर जाता है, जहां पे सीड जो है वो राइप कर जाता है और फिर ये फुल्ली फंक्शनल ट्री में या प्लांट में चेंज हो जाता है ना। प्लांट कहना चाहिए, ट्री तो नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, अब ये जो डायनेमिक्स आ रहे हैं, ये जो चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस, है ना, एक दूसरे से ये जो भिन्नता हमारे अंदर अराइज होती है, ये कैसे होती है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे फैक्टर्स विंड को दिखाया गया है, वैसे ही दूसरे केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, वाटरबॉर्न लार्वे ऑफ वर्नेकल। अब ये पानी के माध्यम से, ठीक है, इसका जो डिस्पर्सिंग स्टेज है अब वो सेडिमेंट्री स्टेज में कन्वर्ट होगा। कोई इसको अच्छी सतह मिल गई है ना, या कोई वेल मिल गई है ना, इस तरह की कोई मछली जिसके ऊपर ये जाकर के चिपक जाए, वहां पे ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो डिस्पर्सल हो रहा है, डिस्पर्सल के लिए अलग फैक्टर्स होते हैं और यही फैक्टर्स फिर आगे चल करके डायनेमिक्स क्रिएट करते हैं, भिन्नता क्रिएट करते हैं एक पॉपुलेशन में। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं स्पाइडर का। अभी क्या बोल रहा है, जुवेनाइल स्पाइडर डिस्पर्स बाय स्पिनिंग अ सिल्कन थ्रेड दैट कैचेस द विंड। ठीक है, हवा की वजह से उस जो उसने जाल बुना था वो हवा में उड़ गया, जो मकड़ी थी वो पहले कहीं और थी, अब हवा की वजह से कहीं और जाकर के गिरी, तो वहां पे उसने ग्रो करना शुरू कर दिया। अब वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाला तो थोड़ी सी भिन्नता आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से डायनेमिक्स क्रिएट होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, है ना। पॉपुलेशन डायनेमिक्स विच इज कंसर्न्ड विद द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्सपेंशन, डिक्लाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन। ये बोलता है पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो है ना वो फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, और जब ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पॉपुलेशन के डायनेमिक्स को, तो या तो पॉपुलेशन का एक्सपेंशन होगा या डिक्लाइन होगा या फिर पॉपुलेशन की मेंटेनेंस होगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो है वो या तो उसके एक्सपेंशन के लिए या फिर उसके डिक्लाइन के लिए या फिर पॉपुलेशन की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स फैक्टर्स जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको ये 3 एग्जाम्पल दिए थे, तो यहाँ पे विंड, वाटर, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको।
ठीक है, तो इसी तरह के फैक्टर्स जो है वो पॉपुलेशन डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन का एक्सपेंशन, डिक्लाइन या फिर मेंटेनेंस होता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेटा पॉपुलेशन की। ठीक है, देखिए मेटा पॉपुलेशन को अगर सिंपली समझना है ना तो कुछ इस तरह से समझो। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पे जनपद पढ़ते हैं, है ना, क्या कहते हैं, छोटे छोटे जनपद होते हैं और ये छोटे छोटे जनपद मिल करके एक बड़ा जनपद बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, महाजनपद कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये पॉपुलेशन पैचेस है, एक पैच ये है, एक पॉपुलेशन यहाँ रह रही है, कुछ यहाँ रह रही होगी, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। अब ये सारे जो पैचेस है ना, ये एक्चुअली में क्या है, एक बड़ी पॉपुलेशन का पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, ये कोई एक बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से ये जो छोटा सा पॉपुलेशन था ये उठ करके कहीं और माइग्रेट कर गया, है ना, कहीं और चला गया। अब ये जो टुकड़ा उठ करके गया है, इसको, क्योंकि ये बड़ी पॉपुलेशन का पार्ट था, तो इसको आप क्या कहेंगे, सब पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये सब पॉपुलेशन उठ के यहां से चली गई। ठीक है, तो ये सब पॉपुलेशन कहलाई। अब कहने का मतलब ये है कि इसी तरह के जो छोटे छोटे सब पॉपुलेशंस जब कहीं पे रिसाइड करते हैं ना, ये छोटे छोटे सब पॉपुलेशन मिल करके एक बड़ी पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं मेटा पॉपुलेशन। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, ऑनगोइंग डिस्पर्सल कैन जॉइन न्यूमरस सब पॉपुलेशंस टू फॉर्म अ मेटा पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन से कोई छोटा तबका उठ के आया, सब पॉपुलेशन निकल करके आई। इसी तरह की जो डिस्पर्स कर रही बहुत सारी सब पॉपुलेशंस हैं, वो आपस में मिल करके मेटा पॉपुलेशन क्रिएट करती हैं। क्लियर हो गई बात? Populations of many species occur not as a single continuously distributed population but as spatially separated subpopulation। अब ये बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन है बहुत सारी स्पीशीज की ना, वो सिंगली कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होकर के पॉपुलेशन क्रिएट नहीं करती, बट होता क्या है कि जैसे अगर ये जो पॉपुलेशन है ये कहीं ना कहीं धरती पे रिसाइड कर रही होगी ना, है ना, यानी कि ये जो पॉपुलेशन यहां से सेपरेट हुई, जिसको हम सब पॉपुलेशन कह रही हैं, ये इससे स्पेशली सेपरेट हो गई है, ये इस जगह को छोड़ के गए हैं, तो वहां पे रहने वाले एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जितनी भी चीजें वहां पे थी, उस पूरे जियोग्राफिक एरिया में थी, ये उन सभी को छोड़ करके आगे बढ़ी है, कहीं और जाकर के अब ये सरवाइव करेगी, है ना। तो यानी कि ऐसी पॉपुलेशन, ऐसा छोटा तबका जो स्पेशली सेपरेट हुआ हो किसी बड़ी पॉपुलेशन से, उसको आप सब पॉपुलेशन कहते हो। क्लियर हो गई बात? अब ये स्पेशली सेपरेटेड सब पॉपुलेशंस ही आगे चल करके मेटा पॉपुलेशन का निर्माण करती हैं, राइट? अब अ सब पॉपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ लार्जर पॉपुलेशन with which it sustains a limited exchange of individuals through immigration or emigration। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सब पॉपुलेशन थी ये किसका पार्ट थी, किसी लार्जर पॉपुलेशन का पार्ट थी। ठीक है, अब ये जब इसका पार्ट थी तो इसमें कोई ना कोई लिमिटेड एक्सचेंज ऑफ इंडिविजुअल जो है वो हुआ होगा, है ना। अब जैसे यहां से अगर कोई सब पॉपुलेशन निकली तो क्या हुआ, एमिग्रेशन हुई, है ना, एक छोटा तबका इंडिविजुअल्स का यहां से बाहर निकल गया। उसी तरह से कोई छोटा तबका यहां पे एंटर भी तो कर सकता है, अगर एंटर करेगा तो इमिग्रेशन हो जाएगी। अब यहां पे जो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन ये चल रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंडिविजुअल्स ही तो है। इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स यहां पे आके रह रहे हैं, ये यहां से निकल करके कहीं और जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज एक्सचेंज ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो जब भी सब पॉपुलेशन क्रिएट होती है तो एक बड़ी पॉपुलेशन में या तो इमिग्रेशन होता है या फिर एमिग्रेशन होता है, राइट? A group of subpopulations living on habitat patches connected by exchange of individuals among patches make up a metapopulation। ठीक है, अब ये जो ग्रुप ऑफ सब पॉपुलेशन है जो कि अलग अलग पैचेस से आया है, अलग अलग पॉपुलेशन से आया है, ये पैचेस आपस में कनेक्ट होते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंडिविजुअल्स इनमें होता है और फिर ये क्रिएट करते हैं क्या, मेटा पॉपुलेशन। राइट, क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब देखो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट।
अब यहाँ पे आपको ये एक बटरफ्लाई, लोकल बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लेकर के समझाया है। अब हुआ क्या, ये जो आप जितने भी इस तरह के क्षेत्र देख रहे हैं, ये है मेडोज, जिनको हम ग्रासलैंड्स कहते हैं, है ना, जहाँ पे गाय भैंस ये चरती हैं। अब इन ग्रासलैंड्स में ये सेम तरह की बटरफ्लाई की स्पीशीज पाई जाती हैं, सभी की सभी ग्रासलैंड्स में। लेकिन ये ग्रासलैंड्स एक दूसरे से सेपरेटेड है, क्योंकि इनके बीच में क्या आ जाते हैं, फॉरेस्ट आ जाते हैं। तो फॉरेस्ट इन सभी ग्रासलैंड्स को, मेडोज को एक दूसरे से अलग करता है। लेकिन इन सभी मेडोज में सेम तरह की स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई पाई जाती है। अब यानी कि हर एक मेडो पे एक, अगर छोटे छोटे पैचेस जो हैं वो इस बटरफ्लाई के पाए जा रहे हैं, तो ये एक पूरा मेटा पॉपुलेशन क्रिएट करता है, राइट। कैसे मेटा पॉपुलेशन बनती है, एक सेम स्पीशीज जो कि किसी फिजिकल बैरियर की वजह से, है ना, ये एक दूसरे से सेपरेटेड जगह पे, हैबिटेट्स पे रह रही हो, ठीक है, स्मॉल पैचेस में रह रही हो, सब पॉपुलेशंस में रह रही हो, वही सब पॉपुलेशंस मिल करके क्या क्रिएट करती हैं, आगे चल के मेटा पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं। क्लियर हो गई बात? आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं सर्वाइवल पैटर्न्स की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, ठीक है। सर्वाइवल पैटर्न्स क्या होते हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है? देखिए, जब भी हम किसी पॉपुलेशन के सर्वाइवल पैटर्न्स को देखते हैं ना, तो हम ये समराइज करते हैं कि क्या क्या चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पॉपुलेशन ने देखी हैं, और जब आप उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो उसको हम सर्वाइवरशिप कर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सर्वाइवरशिप कर्व आपको क्या बताता है, पैटर्न ऑफ सर्वाइवल इन अ पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन जो है वो कैसे सर्वाइव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू जो भी आप फैक्टर्स जो है वो लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब ये बोलते हैं बुक कीपिंग डिवाइसेस कॉल्ड लाइफ टैबलेट्स दैट लिस्ट बोथ सर्वाइवरशिप एंड डेथ्स और मोर्टेलिटीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो, जो ये पैटर्न्स ऑफ सर्वाइवल है ना, इनको बनाने के लिए भी, है ना, इनका डाटा कलेक्ट होता है। डाटा कलेक्ट होने के बाद आप स्टडी करते हो, आप डाटा प्लॉट करते हो, फिर जाकर के सर्वाइवरशिप कर्व बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन के ये जो सर्वाइवल पैटर्न्स हैं, इनको बनाने के लिए भी आपके पास 3 डिफरेंट वेज हैं। पहला वेज तो क्या है, आप लाइफ टेबल्स यूज कर लो। लाइफ टेबल्स क्या होते हैं, ये एक बुक कीपिंग डिवाइसेस होते हैं, जिसमें आप सर्वाइवरशिप भी देख रहे होते हो कि कैसी पॉपुलेशन की सर्वाइवरशिप चल रही है, प्लस उसमें डेथ्स कितनी हो रही है पॉपुलेशन में, वो सबका रिकॉर्ड आप रखते हो, ठीक है। सो अ ग्रुप बोर्न ड्यूरिंग सेम टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल एक सेम साल में कितने लोग पैदा हुए, तो अब आपने साल को एक अपना बेसिक बना लिया ना, एक बेसिस आपने बना लिया, फिर उसके बिहाफ पे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। अब वो जो डाटा आपने कलेक्ट किया या जो सेम साल आपने एक अपना बेसिस रखा है, इसको आप क्या कहते हैं, कोहरेट। क्या कहते हैं, कोहरेट। अ लाइफ टेबल मेड फ्रॉम डाटा कलेक्टेड इन दिस वे इज कॉल्ड एज कोहरेट लाइफ टेबल। अब इस तरह से आपने डाटा जो है वो कलेक्ट किया कि एक सेम साल में कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मर गए, ये जो डाटा आपके पास आया, अब आप इसको क्या कहोगे, कोहरेट लाइफ टेबल। क्लियर होगी बात? तो एक तो इस तरह से आप इस मेथड को आप यूज करके सर्वाइवल पैटर्न्स बना सकते हो। दूसरा वे क्या है, टू एस्टिमेट द सर्वाइवल पैटर्न्स इन वाइल्ड पॉपुलेशन इज टू रिकॉर्ड द एज एट डेथ of large number of individuals. This method differ from the cohort approach because the individuals in your sample are born at different times. अब ये जो दूसरा वे इन्होंने बताया कि अगर आप टाइम वगैरह ना देखो, है ना, आप सिर्फ क्या देखो कि एक स्पेसिफिक एज में कितनी डेथ्स हो रही हैं, जिस एज में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स मर रहे हैं आप उसको अपना बेसिस बना लो और उसके हिसाब से फिर सर्वाइवलशिप पैटर्न ड्रॉ कर लो। इस तरह का जो पैटर्न होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक लाइफ टेबल, ठीक है। कोहरेट से ये अलग है क्योंकि वहां पे आप सर्वाइवरशिप भी देख रहे हो, डेथ्स एंड मोर्टेलिटीज भी देख रहे हो, और बेसिस क्या है आपका, टाइम पीरियड, एक साल में, एक महीने में, 3 महीने में, है ना। यहां पे आप वो एज ग्रुप देखोगे जिसमें सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स आकर के उनकी डेथ हो जा रही है। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद तीसरा वे आता है फॉर डिटरमाइनिंग द पैटर्न्स ऑफ सर्वाइवल इज फ्रॉम द एज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि एक पॉपुलेशन में बहुत अलग अलग तरह के
इंडिविजुअल्स मिलेंगे। अब जैसे कि यहां पे मान लेते हैं कि लेट एज में जाकर के डेथ्स जो हैं वो हो रही हैं, है ना। एक क्या बोला कि लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की डेथ जिस एज में हो रही है उसको अपना बेसिस मान लो। अब इनका जो बॉर्न टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है ना। तो यहां से एक चीज सामने आई कि अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन कर लें तो ये एक तीसरा तरीका आ जाता है जिससे आप सर्वाइवल पैटर्न्स को स्टडी कर सकते हो, सर्वाइवरशिप कर्व्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो एन एज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस इन अ पॉपुलेशन। अब एक पॉपुलेशन है उसमें इन्फेंट भी होंगे, टूडलर्स भी होंगे, है ना, टीन एज भी होंगे, एडल्ट्स भी होंगे, ओल्ड पीपल्स भी होंगे। तो ये एक एज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स बन जाते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, एज डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अब आपके लिए और भी प्रिसाइजली तरीके से डाटा स्टडी करने के लिए अवेलेबल है और उसके बिहाफ पे आप सर्वाइवरशिप कर्व्स बना सकते हो, है ना। तो ये 3 तरीके आपके पास हैं सर्वाइवरशिप कर्व्स बनाने के, यानी कि सर्वाइवल पैटर्न्स देखने के। अभी बोल रहा है कि अ सर्वाइवरशिप कर्व शोज पैटर्न ऑफ लाइफ एंड डेथ विद इन अ पॉपुलेशन। अब हम इतनी देर से सर्वाइवरशिप कर्व बनाने की सोच रहे हैं। सर्वाइवरशिप कर्व बनाना क्यों है? क्योंकि अगर आपको किसी पॉपुलेशन को स्टडी करना है ना, तो आपको पता तो होना चाहिए कि उसमें कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, है ना। तो लाइफ के पैटर्न और जो डेथ्स हैं उनका एक रिकॉर्ड रखने के लिए, उनका एक तरीका जानने के लिए कि किस तरह से हो रहा है, उसको समझने के लिए आप सर्वाइवरशिप कर्व्स का निर्माण करते हो। आप सर्वाइवरशिप कर्व्स बना करके देखते हो, और कर्व्स बनाने कैसे हो तो आप इन 3 वेज से उनको बना सकते हो। क्लियर है बात? अब आगे जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जब भी कभी आप, जैसे आपने लाइफ टेबल की बात की, है ना, अब आपको सर्वाइवरशिप कर्व्स बनाने के लिए 2-3 चीजें तो देखो पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होनी चाहिए? एज, या फिर जो टाइम पीरियड आप ले रहे हो, है ना, जिसको हम एक्स मान लेते हैं। एज या फिर एयर्स, जो भी आप बेसिस ले रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अब जैसे यहां पे साल के शुरुआत में कितने, क्योंकि आपने पॉपुलेशन शुरू की है 1000 बर्थ से, है ना, 1000 पॉपुलेशन से आपने इनका जो सर्वाइवल है वो देखना शुरू किया कि 1000 आपके पास स्टार्टिंग में इतने आपके पास सर्वाइवर्स थे। फिर एक साल में आपने देखा कि कितनी डेथ्स होगी, 199 शीप्स जो है वो मर गई। अब अगले साल कितनी बची होंगी? 1000 में से जो मर गई उनको डिलीट करके जितनी सर्वाइव कर रही हैं उनसे हम आगे बढ़े। ठीक है, फिर अगले साल 12 और मर गई, फिर उसके बाद कितनी बच गई? 789 बच गई। ठीक है, तो इस तरह से पॉपुलेशन आप देख रहे हैं कि डिक्लाइन करती हुई जा रही है। अब इसका उठा करके आपने क्या किया, एक सर्वाइवरशिप कर्व ड्रॉ करने की कोशिश की। ठीक है, तो कैसे प्लॉट करते हैं वो भी देख लो। प्लॉटिंग एज ऑन द एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ सर्वाइवर्स ऑन द वाई एक्सिस। कभी भी सर्वाइवरशिप कर्व आपको प्लॉट करना है, एज यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो आप कहां, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, सॉरी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और वाई एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करेंगे, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, राइट। उसके बाद ये वाई एक्सिस पे आ गया। अब ये जो सर्वाइवरशिप कर्व्स होते हैं ना, इनको प्लॉट करने के लिए log 10 का स्केल वाई एक्सिस पे यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो एक आपने सुना होगा, log 1 log 10, है ना, इस तरह की एक टेबल आता है, log टेबल। तो log 10 का जो स्केल होता है उसको यूज करके आप इसको प्लॉट करते हो। ठीक है, अब यहां पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या बोला था कि 1000 शीप्स इन द स्टार्टिंग थी जब हमने रिकॉर्ड रखना शुरू किया। फिर धीरे 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 डेथ्स होने लगी, तो एक टाइम ऑफ पीरियड पे जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। अब हुआ क्या, इससे आपको पता क्या चलता है, सर्वाइवरशिप कर्व को कैसे रीड आउट करना है ये भी समझो। अब देखो यहां पे डॉल शीप सर्वाइविंग देयर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ have a high probability of surviving to about age 9। अगर आप ध्यान से देखो तो 9 साल की एज तक सर्वाइवल फिर भी थोड़ा सा स्टेबल चल रहा है ना, थोड़ा सा स्टेबल जो है वो चल रहा है, पॉपुलेशन अच्छी खासी है। लेकिन जैसे ही कोई शीप 9 साल अपनी एज पार कर लेती है, अब मोर्टेलिटी रेट जो है वो कैसा हो गया, बढ़ गया है। सर्वाइवर
सर्वाइवल जो है वो कम हो जा रहा है शीप्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शीप 10 साल की हो जाती है या उससे ज्यादा हो जाती है, वो वॉल्व्स के लिए एक इजी प्रे हो जाता है। ठीक है, वो ज्यादा दौड़ नहीं सकती, है ना, वो इतना ज्यादा मूव नहीं कर सकती क्योंकि उनका मरने का समय आ गया है। तो वॉल्व्स जो है वो उनको इजी प्रे समझ करके कंज्यूम कर लेते हैं। उनके लिए वो एक इजी प्रे है, तो उनकी कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी बाकी शीप्स जो यंग है उनसे बहुत ज्यादा हाई है। तो इसीलिए वॉल्व्स उनको प्रेफर करते हैं, उनको मारते हैं और खा लेते हैं। यानी कि 10 साल के बाद जो शीप की जीने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, सर्वाइवल कम हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आता है। इस तरह से सर्वाइवरशिप कर्व्स को आप जो है वो पढ़ के एक पॉपुलेशन में कोई भी इक्वालिटी जो है उसको आप देख सकते हो, उसको आप समझ सकते हो। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, यहां से क्वेश्चन भी आता है तो इसको ध्यान से समझना। 3 तरह के सर्वाइवरशिप कर्व्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है। अब होता क्या है, 3 तरह के सर्वाइवरशिप कर्व्स में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। इन क्वालिटीज को अलग अलग स्पीशीज फॉलो करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व, क्या बोला मैंने, 3 तरह के सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं। तो अभी हम टाइप 1 वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो एक्स एक्सिस पे एज प्लॉट हुई है और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट हुई है, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो स्पीशीज टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करते हैं उनमें क्या होता है कि जुवेनाइल का सर्वाइवल रेट हाई होता है। यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बूढ़े होने तक सर्वाइव कर जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, एंड मोस्ट मोर्टेलिटी अकर्स अमंग ओल्डर इंडिविजुअल्स। और आप देख रहे हो कि मोर्टेलिटी जो है वो कहां हो रही है, जब वो बूढ़े हो जा रहे हैं तब देखने को मिल रही है। ऐसी जो स्पीशीज होती हैं जो इस तरह से अपना लाइफ स्पैन फॉलो करती हैं वो आती हैं टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व में। ठीक है, टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व की 2 चीजें याद रखो, जुवेनाइल का सर्वाइवल रेट हाई होता है और ओल्डर इंडिविजुअल्स में मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये 2 चीजें याद रखनी है। दूसरा, आप जो टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व देख रहे हो, इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे डाई एट इक्वल रेट्स रिगार्डलेस ऑफ एज। इनके ऊपर एज का कोई असर नहीं होता। ठीक है, ये चाहे तो अपने जुवेनाइल स्टेज में भी मर सकते हैं, एडल्टहुड में भी मर सकते हैं, ओल्डर एज में भी मर सकते हैं। एज से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये मरेंगे तो या तो एज अ प्रे ये कंज्यूम कर लिए जाएंगे, ठीक है, या फिर कोई बीमारी वगैरह होगी उसकी वजह से ये मर गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो टाइप 2 कर्व है ना, ये बर्ड्स वगैरह में देखने को मिलता है, हमिंग बर्ड्स वगैरह है ना, इनमें बर्ड्स वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व जैसे कि अभी आपको बताया शीप और ह्यूमंस है ना, मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो हैं वो टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करते हैं। क्लियर होगी बात? चलो, अब तीसरी चीज, जो तीसरा कर्व है वो क्या बोलता है, तीसरा वाला बोल रहा है इंडिविजुअल शोइंग टाइप 3 सर्वाइवरशिप डाई एट अ हाई रेट एज जुवेनाइल्स एंड देन एट मच लोअर रेट्स लेटर इन लाइफ। ये बोलते हैं कि जो थर्ड वाले होते हैं ना, इनमें जुवेनाइल का जो सर्वाइवल रेट होता है वो होता है कम, और अगर एक बार ये जुवेनाइल स्टेज को पार करके ना फिर इनकी मोर्टेलिटी जो है वो काफी लो हो जाती है, मोर्टेलिटी रेट काफी लो हो जाता है, फिर ये इजिली सर्वाइव करते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो जुवेनाइल स्टेज में मोर्टेलिटी होती है हाई, है ना, मरने के चांसेस होते हैं ज्यादा। जो इंडिविजुअल्स जो टाइप 3 कर्व को फॉलो कर रहा है और उसने अपनी जुवेनाइल स्टेज पार कर ली है, अब उसका जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाएगा और मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब देखो टाइप 1 और टाइप 3 में इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है, उसका एक रीजन है, इसको समझ लो। देखो होता क्या है, जो टाइप 1 को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनका जो क्लच साइज होता है, ठीक है, क्लच साइज का मतलब होता है एक टाइम पे, है ना, कितने बेबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम कहते हैं क्लच साइज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बर्ड्स की बात करूं, ठीक है, बर्ड्स ना लेकर के आप डॉग्स ले लो, है ना,
आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं वो 5 to 6 पपीज, है ना, अब कम ज्यादा हो सकता है, एवरेजली 5 to 6 पपीज वन टाइम में डिलीवर कर देती है जो फीमेल डॉग होती है ना। यानी कि अब होगा क्या, ये जो 4-5 पपीज होंगे इनको इक्वल पेरेंटल केयर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से इनके जुवेनाइल स्टेज पे, अब जब ये पैदा हुए हैं तो इनको अच्छे से केयर नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। तो यानी कि इनका जो जुवेनाइल स्टेज होता है ना उस पर मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मोर्टेलिटी रेट हाई होता है। अगर मोर्टेलिटी रेट हाई है तो फिर ये कौन सा सर्वाइवरशिप कर्व फॉलो कर रहे होंगे, टाइप 3। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका क्लच साइज बड़ा होता है, एक टाइम पे वो एक से ज्यादा बेबीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लेस पेरेंटल केयर मिलने की वजह से इनके बच्चों की डेथ होना लाजमी होता है। और ऐसे इंडिविजुअल जो हैं वो टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब टाइप 1 की हम बात कर रहे थे, जैसे कि ह्यूमंस, है ना, जैसे कि एलिफेंट्स। अब एलिफेंट्स और ह्यूमंस में क्या होता है, टाइम पीरियड भी एक तो लंबा होता है ना, 9 to 2 years तक का होता है। ह्यूमंस तो 9 month में डिलीवर करते हैं बेबी को, है ना, एलिफेंट्स टाइम लेते हैं। अब होता क्या है कि इनमें एक तो देखो टाइम भी ज्यादा लगता है, प्लस क्लच साइज में अगर एक वुमन जो है ना, एक फीमेल एलिफेंट जो है वो एक टाइम पे एक ही बेबी को जन्म देती है। ठीक है, ह्यूमंस में भी एक वुमन जो है वो एक टाइम पे एक ही बेबी को डिलीवर करती है। अब देखो डबलेट्स ट्रिपलेट्स का केस अलग हो सकता है, उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां पे एक ही बच्चा है, तो अब यहां पे पेरेंटल केयर जो वो पूरी की पूरी इसी को मिलेगी ना, तो यानी कि इसका सर्वाइवल रेट जुवेनाइल टाइम पे ही अच्छा होगा। ठीक है, इसकी वजह से जो जुवेनाइल स्टेज पे मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाता है, सर्वाइवल रेट अच्छा होगा, और फिर इनकी जो मृत्यु है वो कब होती है, ओल्डर एज में जाके तो सबको मरना ही है ना, तो यानी कि यहां पे मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। क्लियर हो गई बात कि टाइप 1 और टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व्स किस वजह से बनते हैं। द मेन थिंग इज क्लच साइज। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। अ रिलेटिवली हाई रेट ऑफ सर्वाइवल अमंग यंग एंड मिडल एज इंडिविजुअल्स फॉलो बाय अ हाई रेट ऑफ मोर्टेलिटी अमंग द एज इज नोन एज टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व। ठीक है, कि यहां पे जो जुवेनाइल का सर्वाइवल रेट है वो हाई होता है, और बूढ़े होने तक, है ना, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे वैसे वैसे आपका सर्वाइवल रेट कम होता जाता है, और मोर्टेलिटी जो है वो आती जाती है ना, मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाता है। टाइप 2 में एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आप देख रहे हो कि कैसा है, स्ट्रेट लाइन पैटर्न सर्वाइवल का शो किया गया है टाइप 2 वालों के लिए। मेनली बर्ड्स में ही होता है, याद रखना। ठीक है, ओके, उसके बाद टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व में क्या था कि जुवेनाइल स्टेज पे मोर्टेलिटी रेट हाई होता है, क्योंकि पेरेंटल केयर उतनी नहीं मिल पाती है सब बच्चों को, और जुवेनाइल रेट पे मोर्टेलिटी रेट हाई होने की वजह से जो जुवेनाइल स्टेज को क्रॉस कर लेता है फिर उसका मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है। ठीक है, यहां पे मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है। क्लियर हो गई बात। आई होप आपको तीनों जो सर्वाइवरशिप कर्व्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे हम एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रही है, द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स इस हिस्ट्री ऑफ सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन एंड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अब जब हमने तीसरा मेथड डिस्कस किया था सर्वाइवरशिप कर्व्स बनाने के लिए, तो वहां पे क्या था कि भाई एज डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। एज डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता क्या चलता है कि हिस्ट्री ऑफ सर्वाइवल क्या रहा हुआ है, कैसे पॉपुलेशन ने सर्वाइव किया है, रिप्रोडक्शन किस दर से हुई है ना, और फ्यूचर पोटेंशियल क्या होगा इस पॉपुलेशन का, वो सब कुछ आप पता कर सकते हो एज डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। क्लियर है बात, सॉरी। ठीक है, अब यहां पे देखो एक एग्जाम्पल लेकर के यहां पे बताया है ओक ट्री का। ठीक है, व्हाइट ओक्स का जो एग्जाम्पल है वो लिया गया है। आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है, एज, और परसेंटेज ऑफ ट्री या फिर सर्वाइवर्स जो है वो आपको एक्स एक्सिस पे देखने को मिलेगा। अब ये बोल रहा है द एज स्ट्रक्चर ऑफ दिस पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट ओक्स शोज दैट ओल्डर ट्रीज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय यंग ट्रीज। क्यों? क्योंकि यंग ट्रीज जो कि 50-50 साल के हैं
उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जो 100 साल के हैं उनकी इससे कम, 150 की उससे कम, और 200 की उससे कम, और 250 वाले उनकी जो जिनकी एज 250 है वो उनसे भी कम, और जिनकी एज 300 है वो उनसे भी कम, और 300 से ज्यादा वाले तो बहुत कम अमाउंट में बचे हैं, बचे ही नहीं है ऑलमोस्ट। तो इससे हमें ये पता चलता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये पता चलता है कि जो एज स्ट्रक्चर मतलब पॉपुलेशन जो है वो किस दिशा में जा रही है ना, फ्यूचर पोटेंशियल इसका क्या हो सकता है, वो सब कुछ हम यहां से पता कर सकते हैं। सो दिस पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट ऑक इज डोमिनेटेड बाय यंग इंडिविजुअल्स, है ना, और जिस पॉपुलेशन में यंग इंडिविजुअल्स हैं उनका आने वाला फ्यूचर भी तो अच्छा ही होगा ना। क्लियर होगी बात? चलिए उसके बाद अब पॉपुलेशन, रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में समझते हैं। अभी हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन समझा, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन में चेंजेस जो है वो आते रहते हैं, और किस दर से आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब हमने क्या बोला, लाइफ टेबल बना करके हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो जान सकते हैं, है ना। तो अ लाइफ टेबल combined with fecundity schedule can be used to estimate a net reproductive rate, geometric rate of increase, generation time and per capita rate of increase। ठीक है, अब ये बोलता है कि जब आप लाइफ टेबल क्रिएट करते हो प्लस साथ में क्या लेना है, फैकेंडिटी शेड्यूल। ठीक है, देखो फैकेंडिटी अगर आपको समझना है ना तो ऐसा समझ लो कि अगर एक वुमन है, ठीक है, एक वुमन है, एक वुमन, अब देखो वुमेन्स में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो एज स्पेसिफिक होता है एज स्पेसिफिक। एक टाइम तक ही फीमेल जो है वो किसी बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक है, उसके बाद तो मेनोपॉज आ जाता है, उसके बाद वो जन्म नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये जो एज स्पेसिफिक वाला जो टाइम पीरियड है ना इसका जो रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में ये कितने अदर फीमेल्स को बर्थ दे सकती है, दैट इज फेकंडिटी। ठीक है, क्योंकि एक जो वुमन है ना वो जितनी आगे फीमेल्स को बर्थ देगी, है ना, वही फीमेल्स आगे चल करके उस पॉपुलेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर सकती हैं। तो यानी कि एक लाइफ टेबल के साथ ये जो फैकेंडिटी शेड्यूल है, जब आप इसको इंक्लूड कर देते हो तो आप उस पॉपुलेशन का जो पोटेंशियल है या जो भी आप देखना चाहते हो उस पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, जो भी आप उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, वो सब कुछ आप जान सकते हो। ठीक है, तो वुमेन्स हमारी पॉपुलेशन के लिए, सोसाइटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो अगर आप लाइफ टेबल और फैकेंडिटी शेड्यूल को कंबाइन कर दो तो आप रिप्रोडक्टिव रेट निकाल सकते हो, ज्योमेट्रिक रेट ऑफ इंक्रीज निकाल सकते हो, जनरेशन टाइम निकाल सकते हो, पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज निकाल सकते हो। वन बाय वन जानेंगे इनको धीरे धीरे ये क्या है। ठीक है, अब बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, मीन्स द नंबर ऑफ यंग बोर्न्स पर फीमेल इन अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक साल में एक फीमेल ने कितने बच्चों को जन्म दिया, दैट इज बर्थ रेट। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस आर देन टैबुलेटेड। द टैबुलेशन ऑफ बर्थ रेट्स फॉर फीमेल्स ऑफ डिफरेंट एजेस इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज फैकेंडिटी शेड्यूल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होता क्या है, अलग अलग टाइम पीरियड के पेरेंट्स होते हैं, है ना। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो 20s में भी होते हैं, बन जाते हैं पेरेंट्स, कुछ 30s में जाके बनते हैं, कुछ 40s में जाके, है ना, और कुछ तो 50s में जाके, है ना। अब कुछ केसेस 60s में भी होते हैं। ठीक है, दैट इज हम एवरेज की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग टाइम पीरियड के पेरेंट्स हैं, राइट। अब इन पेरेंट्स को क्या किया जाता है, टैबुलेट किया जाता है, रखा जाता है ना पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास कि कौन बच्चा कब जन्म रहा है ना, कब मर रहा है। ठीक है, तो ये बर्थ और डेथ रेट्स जो हैं वो टैबुलेट की जाती हैं। अब ये जो टैबुलेशन है बर्थ रेट्स का वो फीमेल्स के लिए किया जाता है कि कितनी फीमेल्स पैदा हो रही है। आपने भी सुना होगा कि वो हिसाब लगाते हैं हर साल जनगणना के बाद भी, और ऐसे भी वो लगाते रहते हैं हिसाब कि कितनी फीमेल्स हैं ओवर मेल्स। ठीक है, तो ये क्यों निकाला जाता है, क्योंकि आपको आने वाली पॉपुलेशन का पोटेंशियल भी तो पता करना है कि क्या हो सकता है देश में आने वाले सालों में, है ना। तो ये टैबुलेशन जो है, बर्थ रेट जो है वो फीमेल्स का देखा जाता है कि कितनी फीमेल्स पैदा हो रही हैं, राइट। तो ये जो फीमेल, ठीक है,
अलग अलग एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं वो आगे कितनी फर्दर फीमेल्स को बर्थ दे रही हैं, वही आपके पॉपुलेशन का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं फैकल्टेटिव शेड्यूल। क्लियर हो गई बात। उसके बाद रेट एट विच इट्स पॉपुलेशन इज ग्रोइंग विद अ क्वांटिटी नोन एज ज्योमेट्रिक रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, जिसको हम किससे, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में होता क्या है, देखो स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो हुई होगी ना, कहीं ना कहीं से इंडिविजुअल्स आए और फिर जो है वो इस तरह से ग्रोथ शुरू हो गई। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है पॉपुलेशन की ये बढ़ती जा रही है। अब ये जो बढ़ रही है किस दर से बढ़ रही है, उसी को हम ज्योमेट्रिक रेट ऑफ इंक्रीज कहते हैं। ठीक है, द ज्योमेट्रिक रेट ऑफ इंक्रीज इज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन एट 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। अब 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम से कहने का मतलब है, एक तो देखो अगर आप आज शुरू कर रहे हो, जैसे हमने वो शीप वाला एग्जाम्पल किया कि हमने शुरुआत की थी भाई 1000 शीप से, फिर हमने देखा 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 कब तक, जब तक कि उसकी सारी स्पीशीज जीरो नहीं होगी तब तक वो मर नहीं गई, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसका जो ज्योमेट्रिक रेट ऑफ इंक्रीज आप कैसे देखोगे, 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम पे ना, कि शुरुआत में आपके पास कितनी थी और कुछ टाइम पीरियड ऑफ टाइम के बाद, है ना, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। तो आप 2 टाइम जोन्स को यूज कर रहे हो, 2 टाइम पॉइंट्स को यूज कर रहे हो। जब 2 टाइम पॉइंट्स को यूज करके आप पॉपुलेशन को स्टडी करते हो तो आप क्या निकाल रहे होते हो, ज्योमेट्रिक रेट ऑफ इंक्रीज निकाल रहे होते हो कि कितने दर से पॉपुलेशन बढ़ रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, उसके बाद क्लच साइज है द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय नेस्टिंग फीमेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फीमेल जो है वो एक टाइम पे कितने बच्चों को जन्म दे रही है, दैट इज द क्लच साइज। क्लियर होगी बात। ओके, आई होप ये आपको सब चीजें टर्म्स क्लियर होंगी। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो ये एक ज्योमेट्रिक रेट ऑफ इंक्रीज का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम जो है वो यहां पे लिए जाते हैं। जैसे कि यहां देखो पहले क्या थी, एनटी। एनटी क्या है, नंबर एट अर्लियर टाइम, कि इतने से पॉपुलेशन जो है वो स्टार्ट हुई होगी, है ना। उसके बाद ये इतनी पॉपुलेशन थी इस टाइम पे, टाइम टी पे। ठीक है, एनटी पॉपुलेशन थी कितने टाइम टी पे, अर्लियर टाइम। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इसको ग्रो करने का मौका दिया गया, एक टाइम इंटरवल दिया गया, फिर t+1 जो टाइम था, ठीक है, मान लो 1 साल बाद, तो t+1। ठीक है, तो लेटर टाइम ये कहलाया। पहला पॉइंट ऑफ टाइम तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, ये हुआ। ये 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में आप ये जो चेंज को स्टडी कर रहे हो ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने बड़े हैं कितने कम हुए, इसको स्टडी कर रहे हो, दैट इज ज्योमेट्रिक रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, it is the ratio of number at a later time nt+1 to number at earlier time, that is nt। ठीक है, अगर आपको ज्योमेट्रिक रेट ऑफ इंक्रीज निकालने को आ जाए तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि अर्लियर टाइम, अभी आपके पास कितनी पॉपुलेशन है और आपने शुरुआत कितने से की थी। ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास ज्योमेट्रिक रेट ऑफ इंक्रीज आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म्स को अब समझना है। ठीक है, अभी अगर आप ये टर्म समझ लोगे, आगे फिर जब हम जो भी लॉजिस्टिक ग्रोथ और ये सब कुछ पढ़ेंगे फिर इजी हो जाएगा काम। ठीक है, कई बार ये टेबल पे भी, ठीक है, इस कोहरेट टेबल पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए टर्म्स को समझ लेना। अब जैसे ये टेबल आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, एज जो है वो कुछ भी हो सकता है, डेज हो सकते हैं, ईयर्स हो सकते हैं, टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, नंबर ऑफ सर्वाइविंग टू द डे ऑफ एक्स, इसको हम बोलते हैं एन एक्स। ठीक है, ये सारी टर्म्स हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं क्या नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है। नेट रिप्रोडक्टिव रेट, क्योंकि ये जितनी भी आपको यहाँ पे दिखाई दिया है ना, ये सब कुछ हमें चाहिए क्या निकालने के लिए, नेट रिप्रोडक्टिव रेट निकालने के लिए, जिसको R0 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इट इज एवरेज नंबर ऑफ, देखो अगर आपके पास पेन कॉपी पेंसिल कुछ है तो इसको लिख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक वुमेन, ठीक है, इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है ऑन एन एवरेज, ठीक है, 22
50 ईयर्स तक का होता है। अब अपने पूरे लाइफ टाइम में ये कितनी फीमेल्स को बर्थ देती है? ठीक है, कितनी फीमेल्स को बर्थ देती है, दैट इज फैकेंडिटी। लेकिन इसका पोटेंशियल कितना है, ठीक है, कितनी को दे सकती है, दैट इज नेट रिप्रोडक्टिव रेट। कैसे कह सकते हैं हम कि एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स और डॉटर अ वुमन वुड हैव इन हर लाइफ टाइम if she has to experience the age specific fertility। क्योंकि देखो फीमेल्स में तो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी ही होगी ना, इनका टाइम पीरियड जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 20 से 50 साल के बीच तक का है ना, उनकी एज का 20 की उम्र से लेकर के 50 की उम्र तक वो मां बन सकती हैं। तो उस दौरान वो कितनी फीमेल्स को, है ना, बर्थ दे सकती हैं ऑन एन एवरेज, दैट इज नेट रिप्रोडक्टिव रेट। ठीक है, अब देखो ये जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट है इसको मैंने किससे जोड़ा, दो चीजों से, यानी कि दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो फर्टिलिटी, अगर कोई फीमेल फर्टाइल ही नहीं है तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो एक तो दो चीजों पे ये डिपेंड करती है, एक तो ये होती है नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है, फर्टिलिटी इंडिकेटर होता है। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन का अगर नेट रिप्रोडक्टिव रेट आपको पता चल गया तो आपको उसकी फर्टिलिटी भी पता चल जाएगी ना, कि कितना पोटेंशियल है, कितने बच्चे और आने वाले समय में पैदा कर सकती है ये पॉपुलेशन। दूसरी चीज, ये मोर्टेलिटी डिपेंडेंट है, मोर्टेलिटी डिपेंडेंट। ठीक है, अब मोर्टेलिटी डिपेंडेंट इसको क्यों कह दिया? ठीक है, अब देखो ये फैक्ट है कि जितनी फीमेल्स होती है ना, मोस्ट ऑफ द फीमेल ऑन एन एवरेज लेकर के चल रहे हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो अपने रिप्रोडक्टिव एज का जो एंड होता है ना, बेसिकली 40s 50s, यहां तक वो सरवाइव ही नहीं कर पाती। ठीक है, क्या बोला मैंने, मोर्टेलिटी डिपेंडेंट ये नेट रिप्रोडक्टिव रेट इसलिए होता है क्योंकि एक फीमेल अपनी लाइफ टाइम में जब वो 20 की हो जाती है, बेसिकली 18 की है ना, टीनेज से आप फर्टाइल हो जाती है एक फीमेल, है ना, बट 20s के बाद उसकी शादी होती है ना, 50 साल तक, अब वो जो जब तक उसकी 50 ईयर्स की एज है तब तक वो बेबीज को बर्थ दे सकती है ना, लेकिन वो 50s तक पहुंचती ही नहीं है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो सारी की सारी फीमेल जो हैं वो अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स के एंड तक सरवाइव नहीं कर पाती हैं, इसीलिए ये जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट है ये भी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना। अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है यानी कि इसको किससे फर्क पड़ रहा है, मोर्टेलिटी से फर्क पड़ रहा है फीमेल की, इसीलिए ये मोर्टेलिटी डिपेंडेंट है। ये दो चीजें याद रखना, पूछ लेता है कई बार, ठीक है, कहीं घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आपसे पूछ लिया, आपको पूछा कि भाई नेट रिप्रोडक्टिव रेट बताओ कैसे निकालोगे, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, LX इंटू MX, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। ठीक है, LX क्या होता है, MX क्या होता है, इसको समझते हैं। LX का मतलब क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ स्पेसिफिक एज एट X। ठीक है, X क्या है यहां पे, एज क्लास। ठीक है, ये वाली एज, ये दिख रहा है आपको, X से डिनोट किया है। ठीक है, कोई भी X वाली क्लास, ठीक है, ये वाली क्लास, ये वाली, है ना, इस स्पेसिफिक एज क्लास में कितने नंबर ऑफ स्पेसिफिक एज वाले पर्संस सरवाइव कर रहे हैं, दैट इज LX। यहां पे आपको ये LX दिखाई दे रहा है, प्रोपोर्शन सर्वाइविंग टू डे X। ठीक है, अब ये X किस वाले की बात कर रहा है, ये फर्स्ट इंटरवल में इतने लोग सरवाइव कर रहे हैं स्पेसिफिक एज वाले। ठीक है, तो ये LX की वैल्यू ये वाली। ठीक है, दूसरे X की वैल्यू इतने लोग सरवाइव कर रहे हैं तो LX की वैल्यू ये हो जा रही है ना, समझ रहे हो। तो एक पर्टिकुलर एज क्लास में कितने स्पेसिफिक एज वाले लोग सरवाइव कर रहे हैं, दैट इज LX। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब हम MX समझते हैं। MX क्या है, MX याद रखो, फर्टिलिटी।
क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए, आपको एलेक्स ही ना दिया हो, ठीक है, आपको एलेक्स कैसे निकालना है ये भी आपको पता होना चाहिए कि एलेक्स कैसे निकालना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बाद में, पहले एलेक्स का टॉपिक खत्म कर लेते हैं। एलेक्स अगर आपको निकालने को आ जाए, एक फॉर्मूला याद रखो, nx अपॉन n0। अब आप पूछोगे nx क्या होता है, nx का मतलब होता है इस साल। ठीक है, अगर एयर में ले रहे हो तो एयर, अब जैसे यहाँ पे डेज में लिया है तो x डेज में कितने सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये x डेज यानी कि ये वाला टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल में कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं दैट आर nx। ठीक है, इतने लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में कितने थे, टोटल नंबर बॉर्न, कितने लोग पैदा हुए, मान लो कि 10 लोग पैदा हुए, उसमें से कितने सर्वाइव कर रहे हैं, 8 सर्वाइव कर गए। ठीक है, तो यानी कि 8 अपॉन 10, इसको कर लो सॉल्व, ये आपकी एलेक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से निकालना है। ठीक है, एलेक्स निकालना हो तो दो चीजें याद रखनी है कि कितने बच्चे जो हैं वो पैदा हुए, डिवाइडेड बाय कितने जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, सर्वाइवल वाले ऊपर आएगी वैल्यू nx की, और कितने बच्चे पैदा हुए हैं n0 वो आ जाएगी नीचे। क्लियर हो गई बात, तो एलेक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया, nx अपॉन n0, ये याद रखना है। राइट, अब हम बात कर रहे थे कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट जब हमें निकालना होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं Lx इंटू mx। Lx हमें पता चल गया कि क्या होता है, कैसे, कहां से आता है। ठीक है, Lx की कहानी यहां तक है। mx की कहानी शुरू करते हैं। mx क्या होता है, mx यानी कि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब फर्टिलिटी रेट जो है वो डायरेक्टली वुमेन से जुड़ा होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमेशा फर्टिलिटी रेट, फैकेंडिटी किससे हम ले रहे हैं, फीमेल से। फैकेंडिटी शेड्यूल किसका देख रहे हैं, फीमेल से, तो फर्टिलिटी रेट भी तो उसका ही देखेंगे ना। तो फर्टिलिटी रेट जो हम यहां पे देख रहे हैं दैट इज एज स्पेसिफिक, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज तक ही फीमेल मां बन सकती है ना। तो mx जो है वो क्या है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब mx अगर हमें निकालने को आ जाए तो कैसे निकालोगे, अगर आपको बोल दिया mx निकालो, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालो, कैसे निकालोगे, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए mx के लिए। ठीक है, पहला, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है एक पॉपुलेशन में, है ना, नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग, उस पॉपुलेशन में फीमेल ऑफस्प्रिंग्स कितने हुए। ठीक है, एक फीमेल थी, उसने कितने नंबर ऑफ, अब देखो वहां पे तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन आने वाली पॉपुलेशन के एस्टिमेशन के लिए हमें तो फीमेल ऑफस्प्रिंग का नंबर पता होना चाहिए ना। इसलिए कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स है डिवाइडेड बाय कितनी फीमेल्स ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुई हैं। राइट, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे आपके पास एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकल के आ जाएगा, यानी कि mx निकल करके आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो ये इस तरह से Lx की वैल्यू यहां पे निकाली हुई है और इसी तरह से mx की वैल्यू यहां पे निकाली हुई है। ठीक है, फिर जब हम Lx इंटू mx कर देते हैं तो हमारे पास नेट रिप्रोडक्टिव रेट आ जाता है। जब नेट रिप्रोडक्टिव रेट आ गया तो इससे हमें क्या पता चला, द वैल्यू ऑफ r0 विच इज ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स दैट पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। कभी भी r0 की वैल्यू 1 आ जाए ना, ग्रेटर देन 1 आ जाए किसी भी पॉपुलेशन की, तो मतलब कि वैल्यू उस पॉपुलेशन की जो वो जो पॉपुलेशन है पर्टिकुलर वो ग्रो कर रही है। ठीक है, यानी कि बच्चे जो है वो अच्छी दर से पैदा हो रहे हैं। राइट, अगर कम आ जाती है तो उसका मतलब है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो हमें डिस्कस करनी थी दैट इज जनरेशन टाइम। ठीक है, यहां पे कर ले। अब देखो ये भी आपको सेम वही पिछले वाला टेबल ही दिखाया हुआ है, इसमें भी सब कुछ वही Lx mx सब कुछ वही दिखाया हुआ है, बस यहाँ पे जो एज है ना, एज यानी कि जो टाइम पीरियड है वो पहले डेज में लिया हुआ था, यहाँ पे ईयर्स में ले लिया है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ देखो वही है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट निकाल रखा है।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट आया है ना, वो कैसा है, विच इज लेस देन 1। अगर लेस देन 1 आ जाता है, दिस इंडिकेट्स द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, अगर 1 से कम आ जाता है तो यानी कि पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, अब अगर आपके पास इतना सारा मटेरियल है तो आप इसका जनरेशन टाइम भी निकाल सकते हो। जनरेशन टाइम का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम। ठीक है, डबलिंग टाइम। अब इसका एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था किसी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन में। अगर आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियोस नहीं देखी और देखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक करना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो किसी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो में जनरेशन टाइम का एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, वो तो चलो खैर बहुत सीधा सीधा सा निकल गया था, लेकिन ऐसा डाटा आ जाता है उस टाइम पे जनरेशन टाइम निकालने को आ जाए तो कैसे निकाल लोगे। ठीक है, जनरेशन टाइम का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, LX इंटू MX। ठीक है, ये क्या है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट है डिवाइडेड बाय नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो आया है एक्चुअल में। ठीक है, जब आपने LX इंटू MX की वैल्यू पुट की प्लस जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट आया है, जब आप इनकी वैल्यूज को डिवाइड करोगे आपके पास डबलिंग टाइम आ जाएगा। जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे LX इंटू MX कितना आ रहा था, 6.4। ठीक है, और नेट रिप्रोडक्टिव रेट कितना आया है, 0.601। ठीक है, इनको डिवाइड किया, अब यहां पे ये जो जनरेशन टाइम आ रहा है दैट इज 10.6, यानी कि जनरेशन टाइम जो है दिस पॉपुलेशन का दैट इज 10.6, यानी कि आने वाले, अभी जितनी पॉपुलेशन है मान लो कि 1000 है ना, आने वाले 10 सालों में ये पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। क्लियर है बात। डबलिंग टाइम का मतलब होता है कितने टाइम में पॉपुलेशन खुद को डबल कर लेती है। 1 से 2 हो जाते हैं, है ना, 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, 4 से 8 तो नहीं होंगे, 4 से 16 होंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लेता है, इन पे क्वेश्चंस भी आते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि पता ही नहीं लगेगा कि LX क्या है MX क्या है। इसलिए याद रखो LX की वैल्यूज, है ना। अगर यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट चाहिए सारे फॉर्मूलाज का, इसका स्क्रीनशॉट लेना ना अगर आपको लेना हो तो। ठीक है, सबसे पहले तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट का फॉर्मूला MX, है ना। अब LX क्या होता है, NX अपॉन N0। ठीक है, NX क्या है, जो सरवाइव कर रहे हैं, है ना, और कितने पैदा हुए हैं, बॉर्न कितने हुए। ठीक है, ये हो गया, LX मिल गया। अच्छा, उसके बाद MX क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया, MX हो गया। और कौन सा फॉर्मूला अभी हमने किया, जनरेशन टाइम का, है ना। तो जनरेशन टाइम का लिख लो, इसको डबलिंग टाइम भी कहते हैं। इसका होता है LX इंटू MX अपॉन नेट रिप्रोडक्टिव रेट। ठीक है, ये 3-4 फॉर्मूलेज हैं, इनको याद रखना है। और ये क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर यही क्लियर नहीं है तो फॉर्मूलाज याद करके क्या करोगे। क्लियर होगी बात। और भी चीजें हैं, इनके बारे में आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, जो लोग, एक तो जैसे मैंने आपको बता दिया, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं वो तो फ्री में बैचेस अवेल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना, हमारे बैचेस को अवेल करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये परमानेंट बैच है हमारा, आप जब मर्जी चाहें, जिस मर्जी टाइम पीरियड पे चाहें आप इसको अवेल कर सकते हैं। 10,000 रुपीज़ में हमारा ये बैच रहता है। और क्या क्या आपको मिलेगा इसमें, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिए जाते हैं, है ना, यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, स्ट्रक्चर्ड नोट्स आपको दिए जाएंगे। और सबसे खास बात जो हमारी है दैट इज टेस्ट सीरीज। तो हम टेस्ट सीरीज में लाइव आपको जो है वो एक्सेस करते हैं और फिर आपको उसी टाइम पे समझाया जाता है कि कैसे इस क्वेश्चन को टारगेट करना था, क्या आंसर्स रहेंगे, राइट।
जो बच्चे ये सब कुछ इजीली कर लेते हैं लेकिन स्ट्रेटजी और शेड्यूल डिजाइनिंग नहीं कर पाते, तो वो भी आपको इस बैच में सिखाई जाएगी, करवाई जाएगी, और आपको एक डेली टास्क मैनेजर प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाओगे रोज। ठीक है, लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलता है, आप जब तक चाहें हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और भी अगर जानकारी आप हमारे बैचेस के बारे में, है ना, अलग अलग एग्जाम्स के बारे में चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करके हमारे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं वो आपको अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स के मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है, आपका जो JRF का एग्ज़ाम है वो आ गया है, 28 को आपकी जो डेट है वो आई है ना। और इसी तरह की और अपडेट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट्स हम सबसे पहले शेयर करते हैं वो व्हाट्सएप चैनल पे शेयर होती हैं, तो सबसे पहले आपको मिलते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए।